और जैसे ही आपने कदम रखा श्रीकांत जी, मिड कैप आईटी सेक्टर आपको चहकता हुआ दिखेगा। कुछ समय पहले हम लोगों ने जेंसार टेक्नोलॉजीज की चर्चा करी थी, वो आपको स्क्रीन में बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ पेपर स्टॉक्स में बहुत बढ़िया मोमेंटम है। जेके पेपर 150 रुपये 75 पैसे दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। जब तक कि हम इन दो स्टॉक्स को ट्रैक करते हैं, तब तक श्रीकांत चौहान साहब, आपका स्वागत है। अपने दो ट्रेडिंग आइडियाज शेयर कीजिए। बिल्कुल शैल जी, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। देखिए, वैसे मार्केट में जो मोमेंटम बना है वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, और जो भी न्यूज़ फ्लो अभी टर्न हो रहे हैं वो पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं अपने मार्केट्स के लिए, स्पेशली ऑन द इकोनॉमी साइड। और इसी वजह से मुझे लगता है कि मार्केट में और अच्छी तेज़ी बन सकती है। आज मार्केट ने काफ़ी क्रूशियल लेवल 14,800 के लेवल को क्रॉस किया है, तो हमें लगता है कि 14,950 के लेवल से दिखा सकता है। तो जैसे हमने कॉल ऑप्शन जो स्ट्रैटेजी बनाई थी, आई थिंक मुझे लगता है कि वो फायदेमंद हो सकती है। और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में अगर आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो वहाँ पे कल के दिन में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना था, और जिसका इंडिकेशन आ रहा है कि ये बैंक निफ्टी एक बार शायद 35,000 के लेवल्स को वापस दिखा सकता है। तो आज के जो आउटकम आने वाले हैं, शायद मुझे लगता है कि वो भी एक पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेटल्स में वैसे काफ़ी तेज़ी है, काफ़ी सारे कॉल्स उसमें निकल चुके हैं। हमें हिंडाल्को अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मुझे इसके अलावा अगर किसी में फोकस करना है तो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में टाटा मोटर्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक इम्प्रॉपर करेक्शन कंप्लीट हुआ है और स्टॉक वापस एक रिकवरी मोड में आ चुका है। तो 304 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर्स लॉन्ग करना चाहिए, यहाँ पे खरीद लेना चाहिए। और टारगेट्स हम रखेंगे 325 और 330 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर इसके अलावा अगर किसी और स्टॉक्स पे अगर फोकस करना है तो यहाँ पे हमें फोकस करना है बैंक सेक्टर पे, क्योंकि डबल बॉटम अगर बैंक में बना है तो स्टेट बैंक चल सकता है। और इसी वजह से 363 यानी 363 के स्टॉप लॉस के साथ स्टेट बैंक को बाय कीजिए, और टारगेट्स रखे यहाँ पे 375 और 385 के। ओके चंदन, आप ऐसे कौन से दो ट्रेड्स हैं जिनको चेस करना चाहेंगे इस वक्त? श्रीकांत ने अगर आप देखें तो आपने दो व्यू शेयर किए, और बैंकिंग में एसबीआई जिन्होंने पिक किया वो एक बहुत ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर था। आपकी थीम क्या रहेगी ट्रेड की इस वक्त की? जी देखिए, मेरे पहली थीम तो यहाँ पे मोमेंटम प्ले करने के लिए रहेगा, और एफएमसीजी में यहाँ पे पॉजिटिव है। टाटा कंज्यूमर की बात हम सुबह से कर रहे थे, मेरा मानना है अभी भी 4-5% की रैली इस काउंटर बनेगी, तो टाटा कंज्यूमर खरीदे। काउंटर में आज लगभग एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बन रहा है और 3 दिन से अच्छा मूवमेंट है। जो एक लोअर फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन थी वो इस स्टॉक ने डिसाइसिवली निकाली है, और रिसेंट स्विंग प्राइस यहाँ पे टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो पहला ट्रेड टाटा कंज्यूमर का रहेगा, 618 का स्टॉप लॉस है, 650 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। दूसरा काउंटर है ट्रेंड आप देखोगे रिसेंटली एफएनओ में आया है, और काउंटर पिछले लगभग 9 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट कर रहा है। कल एक डोजी कैंडल बना था, 2 दिन से एग्जैक्ट 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है, तो ट्रेंड पे यहाँ पे रोल रिवर्सल देखने को मिलेगा। वीकली चार्ट पे देखें तो एग्जैक्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बनाए, तो अब मूव बनना चाहिए। ट्रेंड में खरीदें, 818 का स्टॉप लॉस, 855 तक के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने चंदन जी सेट कर रहे हैं। ट्रेंड इसी महीने एफएनओ एक्सपायरी में आपको दिखा, और फिलहाल मोमेंटम आपके सामने दिख रहा है 30 रुपये ऊपर, और 882 का लक्ष्य आपके सामने आता हुआ दिख सकता है। पहला लक्ष्य 855। चंदन जी, आपके सामने पूरा का पूरा पेपर स्टैक जो है वो हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब आपको दिखाएंगे स्टार पेपर, जेके पेपर, आपको बहुत बढ़िया मूवमेंट दिख रहा है वेस्ट कोस्ट पेपर में, और कल के सत्र में आपने बहुत शानदार तेजी पकड़ी थी ओरिएंट पेपर में। जब तक कि ये स्टैक स्क्रीन पर आता है, देखिए क्या बढ़िया तरीके से आपको 3%, 2.5%, 1.5% तेजी इन सब काउंटर्स में आती हुई दिख रही है। चंदन जी, आपका कोई पसंदीदा काउंटर हो इनमें? जी बिल्कुल, देखिए पूरा पेपर सेक्टर यहाँ पे अच्छा लग रहा है। नॉन एफएनओ से आप मिड कैप में बात करो तो पूरी पेपर इंडस्ट्री अच्छी लग रही है, और हमारा मानना है कि 20 से 25% के मूव आने वाले 1 से 2 महीने में इन सारे काउंटर जब बनेंगे। जेके पेपर प्रिफर्ड पिक है, ऑलरेडी 3 दिन पहले इसने एग्जैक्ट 50 डेमा 138 के सपोर्ट से टर्न हुआ है। काउंटर इमीडिएट बेसिस पे 165 के लेवल, पोजिशनल बेसिस पे 190 के लेवल दिखाएगा, तो खरीदारी की सलाह रहेगी। इवन इंट्राडे ट्रेडर भी 147 का स्टॉप लॉस लगा के 160 और 162 के टारगेट के लिए प्ले करें।
टॉप गेनर आपको जेके पेपर दिखेगा। पूरा का पूरा सेक्टर आपको बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिख रहा है। वेस्ट कोस्ट पेपर पर भी नजर डाल लेते हैं। पेपर प्राइसेस अगर आप देखें पिछले 5-6 महीने में बहुत ही कंसोलिडेट किए हैं। कुछ कारण ऐसे हैं कि रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ती हुई दिखी हैं, इस वजह से पेपर कंपनीज ने आपको प्राइसेस बढ़ाते हुए दिखाए हैं। और साथ ही साथ जैसे कि ये अनलॉक ट्रेड खुलता हुआ दिखा बाजार में, इन सारे स्टॉक्स पर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको आता हुआ दिख रहा है। वेस्ट कोस्ट पेपर आपको 254 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। एक नज़र डालते हैं आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर जेके पेपर और ओरिएंट पेपर पे भी आपको बढ़िया मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। ये सारे के सारे स्टॉक्स दिन के उच्चतम लेवल पर बहुत ही शानदार तरीके से ट्रेड करते हुए आपके सामने स्क्रीन पर। वीरेंद्र जी, आपने क्या पकड़ा? शैल जी, अगर आप देखें इस वक्त जो अच्छा मूव दे रहा है वो है डीएलएफ। डीएलएफ 301 के स्तर पे। डीएलएफ एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ। देखिए, कल हमने ली थी इसकी 300 की कॉल। एक तो इसकी 300 की कॉल लेके आई है, उसका प्रीमियम स्क्रीन पे लेके आई है। और कल जाते जाते अगर आप देखिए, इस बात को ज्यादातर मेंशन किया गया था कि डीएलएफ गोदरेज प्रॉपर्टीज की स्ट्रेंथ को कैप्चर करने की कोशिश करेगा। 301 का प्राइस हो गया, प्लीज 300 की कॉल रखिएगा। चंदन, इसका प्राइस प्रोजेक्शन क्या कहता है? 6 रुपये 20 पैसे पे अभी ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। कल मेरे ख्याल से 3 रुपये 90 पैसे पे 4 रुपये पे हमने ली थी। अभी 315 318 की ट्रैजेक्टरी खुल रही है। और एक और चीज देखिए, अगर आपके स्क्रीन पर अगर वो बात मेंशन हो तो अलॉन्ग विद डीएलएफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस आज अपने 50 डेमा को ट्रेड क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आपके स्क्रीन पे 2 चॉइसेस रखी हैं, रियल स्टेट या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। 2 पुल बैक ट्रेड आपके स्क्रीन पर है, किसको चेस करना चाहेंगे आप? डीएलएफ को टेस्ट करूंगा सबसे पहले। तो डीएलएफ में जो प्राइस पैटर्न बना है वो काफी अच्छा सेटअप बना है और ऑलरेडी ऊपर के लेवल से करेक्शन के बाद में यू टर्न देखने को मिल रहा है। तो डीएलएफ में जरूर यहाँ पे 312 315 के लिए स्विंग प्ले करना चाहिए। 292 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे। और उसके अलावा डीएलएफ को किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो लगभग 5 रुपए 50 पैसे के आसपास इस मंथली एक्सपायरी की जो कॉल चल रही है 300 की, उसमें आप 2 रुपए का स्टॉप लॉस 10 से 11 रुपए तक के टारगेट के लेवल लगा सकते हो। तो यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात की, काउंटर में आज शॉर्ट कवरिंग देखने को बनी और 50 डेमा को सरपास कर रहे हैं। काउंटर पिछले कुछ दिनों से डल था, तो एक बार का यहाँ पे 433 435 तक का बाउंस बन सकता है। ये फिलहाल आपके सामने ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको चहकते हुए दिख रहे हैं। डीएलएफ में वापस आप 300 रुपए का ऊपर लेवल देख रहे हैं और शानदार मोमेंटम आपको पेपर स्टॉक्स में नीचे दिखता हुआ दिखेगा। डायरेक्टर साहब, लेके आइए रुचिरा पेपर स्क्रीन्स पर। 65 रुपये 70 पैसे प्राइस, 3% ऊपर। मालू पेपर्स में आप लगभग 4.2% की तेजी देख रहे हैं और जेके पेपर और मजबूत होता हुआ स्क्रीन पर 4% ऊपर। यहाँ पर चंदन तपड़िया साहब से दोबारा जुड़ेंगे। चंदन जी, और कोई स्टॉक आपको जेके पेपर के अलावा पसंद आता हो इस स्पेस में तो उस पर चर्चा कीजिए। जी हाँ, देखिए, जेके पेपर की बात की आपने, वेस्ट कोस्ट पेपर की बात की, तो जेके पेपर के बाद दूसरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो वेस्ट कोस्ट पेपर रहेगा, क्योंकि वीकली और डेली चार्ट पे यहाँ पे पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा है। काउंटर जस्ट थोड़ा सा 255-58 का लेवल निकलते 8-10% की अपसाइड के लिए तैयार हो जाएगा। और वीकली चार्ट पे देखें तो बार बार ये 233 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, जो मल्टीपल सपोर्ट है। तो पोजिशनल भी 233 के सामने 300 के टारगेट लगाने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे भी 242-43 के सपोर्ट से 268-270 के लेवल लगाने चाहिए। तो जेके पेपर, उसके बाद में वेस्ट कोस्ट पेपर। और वैसे देखें तो सारे सेक्टर में पॉजिटिव मोमेंटम है। इवन चाहे आप रुचिरा पेपर और इन सब की बात करें तो वहां पे भी बायस पॉजिटिव रहेगा। इस शो पर फिलहाल चर्चा करेंगे टैक्स प्लानिंग की, लेकिन पूरे के पूरे पेपर स्टॉक्स आपको ज़बरदस्त एक्शन में आते हुए दिखेंगे। स्टार पेपर आपको दिख रहा है लगभग 124.25 पर। आपको वेस्ट कोस्ट में राय आती हुई दिख रही है चंदन तपड़िया साहब के साथ। ओरिएंट पेपर एक हाई बीटा काउंटर है, आपको 27 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जेके पेपर में शुरुआती सत्र में हम लोगों ने एक लॉन्ग कॉल ली थी। अब प्रस्तुत करते हैं आपके सामने हमारा स्पेशल शो। चर्चा हो रही है मार्च के आखिरी हफ्ते में टैक्स प्लानिंग की। आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाया, चाहे वो एफएनओ ट्रेड्स हों, कैश काउंटर्स हों। पिछले साल में सुमित जी कुछ समय पहले आपको डेटा दिखाई रहे थे, सिर्फ और सिर्फ 100% की तेज़ी आपने निफ्टी में आती हुई देखी है इस साल, पिछले मार्च और इस दौरान। किस तरीके से आप अपने टैक्स आउटगो को कम कर सकते हैं लीगली, ये आपको बताते हुए दिखेंगे हमारे मित्र श्री शरद कोहली साहब, जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं। शरद जी, स्वागत है आपका।
कल आपने नमस्कार। बहुत बढ़िया चर्चा करी एफएनओ ट्रेड्स के बारे में, किस तरीके से आप अपने खर्चे डाल के टैक्स कम कर सकते हैं। आज बताइए, डिस्कशन है कैश काउंटर्स पर, किस तरीके से हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैश ट्रांजैक्शंस को देखता है, उस पर चर्चा कीजिए। जी हाँ, नमस्कार। पहले तो शैल जी, आपको भी और सभी पैनलिस्ट को और करोड़ों जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। देखिए, बिल्कुल आपने कहा F&O की हमने कल चर्चा करी, और कैश जहां पर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं वहां पर थोड़े से नियम फर्क हैं। हमें ये भी जान लेना चाहिए शैल जी के ट्रेडर में और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में एक बहुत थिन लाइन कई दफे बन जाती है। तो एक तो इस लाइन को भी समझना जरूरी है कि ट्रेडर और एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में फर्क क्या है। ट्रेडर जो है बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड करता है, उसका स्टॉक एंड ट्रेड उसका मेन बिजनेस ही यही होता है उसको। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है वो लेके डिलीवरी लेके अपने डीमैट अकाउंट में कुछ समय तक रखता है। 1 साल से कम लिमिट तक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपने डीमैट अकाउंट में रखता है। 1 साल जब आप क्रॉस करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। 15% शैल जी इस पे टैक्स लगता है जब आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बुक करते हैं, मतलब आप अपनी सेल प्राइस में से परचेज प्राइस घटाते हैं। कुछ खर्चे इसमें भी मिलते हैं आपको, एसटीटी हो गया, जो आपने ब्रोकरेज पे करी है वो हो गया, स्टैंप ड्यूटी पे किया है उसको आप जरूर घटा सकते हैं। पर ट्रेडर की तरह जिन बाकी खर्चों का हमने कल जिक्र किया था वो खर्चे इसमें से नहीं घट सकते हैं, पर आप अपनी परचेज प्राइस इसमें से जरूर घटा सकते हैं। तो 15% इस पे टैक्स लगता है। अब जब आप इसको 1 साल से ऊपर शैल जी इसको होल्ड कर लेते हैं, जब आप 1 साल क्रॉस कर देते हैं, तो उस हालात में आपका जो टैक्स रेट है वो घट के 10% रह जाता है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम कहते हैं, अगर वो बुक कर रहे हैं तो आपको उसमें केवल 10% टैक्स देना होता है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हुई टैक्स देने की बात। अब बात करते हैं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो वहां पर टैक्स प्लानिंग के शैल जी बहुत ऑप्शन निकल के आते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कोहली सभी दर्शक जो कोहली लॉन्ग टर्म साहब, इन्वेस्टर आपने जी हाँ, जरा एक बात बताइए, कोई छूट भी है क्या? पहले ग्रैंडफादरिंग क्लॉज की चर्चा होती थी और ये भी बताया जाता था कि भाई अगर आपका कैपिटल गेन्स का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए के आसपास है तो आपको वो छूट मिलेगी। ऐसा कुछ है क्या कैश काउंटर्स के लिए? जी हाँ, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। सेक्शन 112A ये ऐसा सेक्शन है जो सभी को याद रखना चाहिए। उसके अंतर्गत बिल्कुल आपने ठीक पकड़ा, 1 लाख रुपए तक की प्रति वर्ष आपको छूट मिलती है। और क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि निफ्टी पिछले मार्च से अब तक लगभग डबल हो गया है, तो नेचुरल बात है कि आप 1 साल से ऊपर होल्ड कर रहे हैं तो आपने बहुत मुनाफा कमाया होगा। और अगर आपने कमाया है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि टैक्स प्लानिंग के ऑप्शंस आपके लिए भरपूर मैं बता सकता हूं। पहला, आप एक गलती जो शैल जी सब करते हैं वो इस सेक्शन 112A को भूल जाते हैं। भूल जाते मतलब मान लीजिए मुझे अगर मुनाफा हो रहा है 1 लाख से ऊपर का पिछले साल से इस साल तक, मतलब मेरा 1 साल बीत चुका है, तो मुझे इस मार्च से पहले उस मुनाफे को एक बार जरूर बुक कर लेना चाहिए, भले ही आपको उस स्टॉक में आगे भी ग्रोथ की संभावनाएं नजर आ रही हो। क्यों? क्योंकि वो 1 लाख रुपए जिसकी हमने अभी जिक्र किया वो आपको प्रति वर्ष मिलता है। और अगर आप 31 मार्च कूद जाएगा, मतलब 31 मार्च निकल जाएगा, तो वो 1 लाख रुपए का जो बेनिफिट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। तो आप बुक करके, भले ही क्योंकि ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है, आपको लग रहा है आप लंबे निवेशक हैं, लंबी अवधि के लिए रख रहे हैं, तो आप उसको दोबारा ले लें। पर एक बार आप अपना मुनाफा बुक करके इस 1 लाख रुपए की जो एग्जेम्पशन है 112A में, इसको हाथ से मत जाने दें। दूसरा शैल जी, एक और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स प्लानिंग की टिप बताता हूं, जो कि मैंने देखा है अक्सर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। यहां पर परिवार आ जाता है आपके घर में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी फैमिली के नाम, आपके माता पिता हैं, आपके ग्रोन अप बच्चे हैं, आपकी वाइफ का मैं जिक्र नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि वहां क्लबिंग का प्रोविजन आता है, भाई बहन है, आप सबके नाम डीमैट अकाउंट खुलवाएं। शैल जी, एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए मेरा 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है और मैं सबके नाम डीमैट अकाउंट खुलवा के और वहां से निवेश कर रहा हूं, तो उसमें क्या होगा कि आपको, क्योंकि गिफ्ट देना अपनी रिश्तेदारी में एग्जेम्प्ट होता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनके अकाउंट से, उनके डीमैट अकाउंट से निवेश करता हूं। आप लगाइए हर व्यक्ति को हर वर्ष 1 लाख रुपए की 112A में बेनिफिट मिलेगी। तो इसका मतलब यह हुआ अगर 5 लोग हैं तो मैंने लगभग अपना सारा का सारा मुनाफा टैक्स रहित कर लिया। बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, सारा का सारा मुनाफा टैक्स रहित हो गया, क्योंकि सबको 1-1 लाख रुपए की एग्जेम्पशन
112A में मिल गई। तो देखिए परिवार आपका किस तरह काम आता है टैक्स बचाने में भी, ये यहाँ पर एक क्लियर उदाहरण दिखाई देता है। इसको हम 112A की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन बोलते हैं। दूसरा शैल जी, एक और मैं रोचक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वालों के लिए बताता हूं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आप सेट ऑफ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट। तो आपको टैक्स हार्वेस्टिंग जरूर करनी चाहिए, जिसको हम लॉस। कोहली साहब, एक और प्रोविजन ये है कि अगर आपके पास कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बनता हो, आप उसको बुक करना चाहते हो और टैक्स बचाना भी चाहते हो, तो आप उसके अगेंस्ट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। कोई ऐसा भी समाधान है क्या आईटी एक्ट में? जी हाँ, बिल्कुल। आप ऐसा लगता है शैल जी, आप मन की बात पढ़ लेते हैं दूसरे के सामने वाले की। बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था। बिल्कुल 54F जो है सेक्शन इनकम टैक्स में, उसके अंतर्गत कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप बुक करते हैं, आप भले ही वो शेयर्स के अगेंस्ट हो, तो आप टोटल कंसिडरेशन अगर किसी मकान खरीदने में, प्रॉपर्टी खरीदने में लगा देते हैं। मुझे एक साहब मिले जिन्होंने अच्छा खासा मुनाफा कमाया शैल जी, और वो ये मेरे से कह रहे थे, कल की बात है, कि मैं अपने माता पिता के लिए एक अच्छा सा मकान खरीद के देना चाहता हूं। तो अगर आप 1 साल पहले और 2 साल बाद इस मकान को खरीद लेते हैं पूरे नेट कंसिडरेशन के बराबर, या आप 3 साल में कंस्ट्रक्ट भी कर लेते हैं, तभी आपका सारा का सारा ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बच जाएगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। एक तरफ आपने सारा का सारा कैपिटल गेन कमाया, उस पर टैक्स बचाया, और आपने एक अपनी प्रॉपर्टी भी खड़ी कर ली। मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका। और शेयर मार्केट वाले मैंने देखा है जनरली इस प्रोविजन को भूले रहते हैं कि उनको सेक्शन 54F के अंतर्गत प्रॉपर्टी खरीद के भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट मिलता है। जी, चलिए अब जरा इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आप बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमा रहे हैं फिलहाल बाजार में इक्विटी कैश ट्रांजैक्शंस में, तो आप वो मुनाफा एक फ्लैट में या एक कंस्ट्रक्शन एरिया में डालें तो वहाँ पर आपको टैक्स बचता हुआ दिख सकता है। अब कोहली साहब ये बताइए, उन व्यक्तियों का क्या होगा जो बहुत सारी सेवाएं लेते हैं, खर्चा करते हैं इंटरनेट पर, थोड़ा किराया देते हैं अपने मकान का, और इन सब खर्चों को क्या आप अपने टैक्स में डाल सकते हैं कैलकुलेट करने में, ताकि आपका टैक्स आउटगो अगर खत्म ना हो तो कम से कम तो हो? जी हाँ शैल जी, देखिए जब हमने कल बात की थी और जो दर्शक कल हम हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, अगर आप F&O ट्रेडर हैं या आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, तब तो आप ये जो मैंने बाकी के खर्चे बताए थे, जिसमें इंटरनेट था, टेलीफोन था, आपके लैपटॉप या कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन थी, आपके मकान या ऑफिस का एक कोना था जहां बैठ के आप काम करते हैं, उसकी मेंटेनेंस थी, कार भी हो सकता है आप इस्तेमाल करते हो अपने बैंक आने जाने के लिए, इस पर्पस के लिए, कुछ हद तक वो भी थी। पर जो कैश वाले जो हमारे निवेशक हैं, जिसको हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में डालते हैं, ये निवेशक, क्योंकि ये निवेशक हैं, ये उसका बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए ये लोग इन खर्चों का फायदा तो नहीं उठा सकते। परंतु जैसे मैंने कहा कि ब्रोकरेज का कमीशन आप पे कर रहे हैं, STT आप पे कर रहे हैं, GST आप पे कर रहे हैं, वो सब निवेशक जो है पूरा का पूरा उसको नेट कंसिडरेशन निकाल सकता है। पर बाकी के खर्चे जो कैश वाले सेक्शन के हैं, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले, वो इसमें से नहीं डिडक्ट कर सकते। इसमें से डिडक्ट सिर्फ आपका जो परचेज प्राइस है शेयर का, वो इसमें से डिडक्ट होता है। जी, अच्छा एक बात और बताइए कोहली साहब, अगर कोई व्यक्ति कैश में ट्रेड करता है और लंबी अवधि के लिए स्टॉक्स नहीं रखता, तो वो जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, क्या उसकी कॉस्ट भी हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं अपने टैक्स आउटगो से? शैल जी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आप जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो बहुत बढ़िया और बहुत ही उच्च क्वालिटी का है। पर जैसा कि मैंने कहा कि जो निवेशक है, मतलब निवेशक, अब देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी है शैल जी समझना, क्योंकि ये लाखों लोगों के मन में डाउट होती है कि हम ट्रेडर से निवेशक कब बन जाते हैं और निवेशक से ट्रेडर कब बन जाते हैं। जैसा कि मैंने हल्का सा जिक्र किया था कि आप एक बहुत थिन लाइन है बीच में, आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शन देखा जाएगा, आपका मेन लाइन देखा जाएगा। पर हम ये मान के चलते, क्योंकि आज हम कैश वालों की बात कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं कि आप एक निवेशक हैं, तो निवेशक के केस में भी शैल जी, जो सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लैपटॉप आप यूज कर रहे हैं, बल्कि जो इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं, बदकिस्मती से वो डिडक्शंस आप एक निवेशक के रूप में नहीं ले सकते। आप ट्रेडर बन जाइए ना, अगर ट्रेडर बन जाते हैं
तो फिर आपको ये सब मिल जाएगा। पर ये इसकी लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन बहुत समझनी बारीकी से जरूरी है। इस पे कई कोर्ट केस हो चुके हैं, कई कोर्ट की रूलिंग्स आ चुकी हैं कि कब एक निवेशक ट्रेडर बन जाता है और कब एक ट्रेडर निवेशक बन जाता है। परंतु आपके अगर सवाल का मैं संक्षिप्त जवाब दूं तो निवेशक को वो सॉफ्टवेयर का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, चलिए, और कितने ट्रेड साल में करने पड़ेंगे कोहली साहब जब एक निवेशक परिवर्तित होगा ट्रेडर में? देखिए शैल जी, ऐसा कोई आयकर अधिनियम में मापदंड पैरामीटर, एक डिफाइंड पैरामीटर नहीं दिया गया है कि कितने ट्रेड हैं, पर उसको सिम्टोमैटिकली पकड़ा जा सकता है। कैसे कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं, और यह भी देखा जाएगा शैल जी कि आपका मेन लाइन ऑफ बिजनेस क्या है। क्या आप सारा वक्त बैठ के CNBC आवाज देखते हैं? क्या आप निवेशक के रूप में देखते हैं या आप ट्रेडर के रूप में देखते हैं? यह भी देखा जाएगा कि आप कितना टाइम उस पर दे रहे हैं। आपकी ओवरऑल इनकम प्रोफाइल देखी जाएगी कि आपकी अन्य स्रोतों से कितनी आय आती है। क्या आपकी मुख्य आय ट्रेडिंग से आ रही है तो आप ट्रेडर बन जाएंगे, मुख्य आय निवेश से आ रही है तो आप निवेशक बन जाएंगे। मतलब ये देखना पड़ेगा, और कितनी अवधि के लिए आप रख रहे हैं ये भी देखा जाएगा। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने अगर आप रख रहे हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैटेगरी में डाला जाएगा। अगर आप इंट्राडे या पोजिशनल एक्सपायरी पे आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं तो फिर आपको ट्रेडर माना जाएगा। चलिए, तो ये चर्चा फिलहाल आपके सामने आज हो रही है, कैश के जो स्टॉक्स हैं उनका किस तरीके से आपको टैक्स ट्रीटमेंट करना है, और अगर आपने बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है फिलहाल बाज़ार में पिछले 365 दिन में, तो आपको एक बहुत ही बढ़िया राय कोहली साहब देते हुए दिख रहे हैं कि एक बढ़िया घर खरीदे या आप एक बहुत अच्छा कंस्ट्रक्शन करवाएं। आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उसके अगेंस्ट ऑफसेट होता हुआ दिख रहा है। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपने आज हमारे साथ फिर समय निकाला। कल हम लोग आपके साथ जुड़ेंगे दोबारा और चर्चा करेंगे टैक्स प्लानिंग म्यूचुअल फंड्स के लिए, इक्विटी और डेट दोनों। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने वहां पर भी बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाया है तो आपको कोहली साहब बहुत बढ़िया तरीके से हैंड होल्ड करेंगे अपना टैक्स आउट को कम करने के लिए। कल बारी है इक्विटी फंड्स की, उस पर चर्चा जारी रहेगी। और स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है 10 के दमदार ट्रेड्स में। आज आपके लिए भी बहुत अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट का बहुत इंतज़ार है डिसीजन का NPA मोरेटोरियम पर। बताइए आप क्या देख रहे हैं? तो 17 दिसंबर से इंतज़ार है जब ये वर्डिक्ट रिजर्व हुआ था, और अब फाइनली आज 10:30 बजे ये फैसला आने की उम्मीद की जा रही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार ने काफ़ी सारे कदम उठाए हैं, और सरकार ने जिस तरह से अपना पक्ष सामने रखा था सुप्रीम कोर्ट के कि हम जो मुमकिन है वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोन माफ़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो आप देखिए, ऐसा समझा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इससे कन्विंस हो जाएगा कि आपने जो इंटरेस्ट था वो माफ़ कर दिया, इवन होम लोन वालों को, सभी को वो पैसे वापस मिल गए। आपने कामत कमेटी बनाई जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग ऑफर की, और सारे बैंक्स में वो रीस्ट्रक्चरिंग दिसंबर 31 तक चल रही थी, और वो प्रक्रिया पूरी होने आ रही है। और ECLGS की जो स्कीम सरकार ने निकाली, जहां पर 3 लाख करोड़ के लोन दिए गए हैं गवर्नमेंट गारंटी के साथ, तो ये तमाम सेक्टर्स जिनको क्रंच था और जो ये अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, उनको सस्ते लोन मिले हैं, रीजनेबल लोन मिले हैं, क्योंकि सरकार की गारंटी थी। तो उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगा कि सरकार ने पर्याप्त कदम उठाए हैं, और अब सब कुछ एज ए यूजुअल आप कर सकते हैं, NPS डिक्लेयर कर सकते हैं, तो वो सही आंकड़ा आपके सामने आएगा। चलिए, आपके सामने ग्रॉस NPS चल रहे हैं सारे बैंकिंग सेक्टर के। प्रदीप जी, आप बहुत ही करीबी तौर पर इस सेक्टर पर नज़र रखते हैं, आप बताइए क्या लगता है NPS अब आपको बढ़ते हुए दिखेंगे जिस हिसाब से पिछले 6 महीने में हमने इकोनॉमिक रिकवरी देखी है, या आपको लगता है कि ये स्टेटस को रहेगा? शैल जी, हमारे जो बैंक्स हैं, खासतौर पे जो लिस्टेड बैंक्स हैं, उनकी इस बात पे तारीफ करनी चाहिए कि सारे बैंक, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, जो आपके सामने इस समय चार्ट चल भी रहा है, आप देखिए एक प्रो फॉर्मा नंबर आपके सामने आ रहा है और एक रिपोर्टेड नंबर आ रहा है। तो वो प्रो फॉर्मा नंबर बड़ा है, क्योंकि सारे बैंकों ने अपनी तरफ से ये डिक्लेयर किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर ना होता और हम सारे NPA डिक्लेयर कर रहे होते तो आंकड़ा क्या होता। इसलिए निवेशकों के पास बिल्कुल सही और ईमानदार तस्वीर है, इसलिए उनको कोई झटका नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अब ये ऑफिशियली NPA डिक्लेयर होंगे तो एक ही आंकड़ा आपके सामने होगा, इसमें से फिर आगे राइट ऑफ करने का, प्रोविजनिंग करने का, रिकवरी करने का रास्ता और भी साफ होता हुआ नजर आएगा। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि आप टेक्निकली जब किसी को NPA डिक्लेयर कर देते हैं तो उसके बाद वो कार्यवाही तेजी से शुरू हो सकती है। और जाहिर है कि जो IBC के ऊपर रोक लगी हुई थी, अब NCLT में भी फिर से मामले पहुंचने शुरू होंगे।
अच्छा, एक बात और बताइए, ये कहाँ की कॉमन सेंस है कि अगर आप बैंक से कहें कि भाई तुम ब्याज माफ कर दो और वो बेचारा बैंक फिक्स डिपॉजिट पर आपको ब्याज देता रहे। जी हाँ, और यही बात सरकार ने समझाई। आपको याद होगा 6 लाख करोड़ रुपए का बर्डन आएगा, सरकार ने कहा था, अगर हम ब्याज माफ कर दें। और अगर ये 6 लाख करोड़ का आप जस्ट एक अंदाजा लें तो ये सरकार का फिस्कल डेफिसिट डबल कर देगा और ये सारे बैंकों की नेटवर्थ को आधे से ज्यादा साफ कर देगा। तो इतना बड़ा आंकड़ा था ये। ऐसे ही लगता है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार ने कन्विंस किया और उसके बाद ये सारे ऑल्टरनेट मेजर्स लिए गए। चलिए, तो आपके सामने जो डिसीजन है वो आता हुआ दिखेगा 10 साढ़े 10 के आसपास। प्रदीप जी बिल्कुल तैयार हैं और अब आपको वो ट्रेडर्स हॉटलाइन संभालते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, तो आपका कोई भी सवाल हो बैंकों से जुड़ा हुआ या किसी भी और सेक्टर से जुड़ा हुआ, कोई पोजीशन जो आप लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, उस पर राय लेने के लिए अपने सवाल हमें ट्विटर पे भेजिए, #AskAwazFNO या #AskAwazCash पे आप हमें टैग कीजिए। हम देंगे आपके सवालों के जवाब और साथ ही नजर होगी सुप्रीम कोर्ट के इस बेहद अहम फैसले पर। हमारे साथ जुड़ेंगे बैंकिंग सेक्टर के कई जाने माने दिग्गज, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ बैंकर्स और वो आपको समझाएंगे किस तरह से आपको सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को देखना चाहिए और हाँ, बाजार में किस बैंकिंग स्टॉक पे क्या करना चाहिए, वो सारी राय आपके लिए हम लेकर आएंगे एक छोटे से ब्रेक के उस पार।